Welcome you on my YouTube channel Azra Education of Agriculture Science. This channel will provide all the important topic questions and information related to agriculture. If you are preparing for JET ICAR BHU Supervisor, then please subscribe, share and like. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बीच लाया हूँ एग्रीकल्चर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। जैसा कि आप सभी को पता है, 1-2 दिन पहले सुपरवाइज़र की वैकेंसी की न्यूज़ आई है कि सुपरवाइज़र की अब एग्ज़ाम लगने वाली है। 16 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। तो ये टॉपिक जो है ये अपनी जेट की नज़र में सुपरवाइज़र जो ICAR BHU की एग्ज़ाम्स लगती हैं उनमें भी ये टॉपिक है, और अपनी 12th के जो बोर्ड की एग्ज़ाम है RBSC उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है। तो आज हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान के बेसिक के बारे में कि क्या है ये, किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये कब प्रचलित हुआ। तो हमारी सबसे पहली लाइन है, हम इसकी बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, और वो 2 शब्द कौन से हैं। पहला है हॉर्टस, जिसे हिंदी में हम उद्यान बोल सकते हैं। दूसरा है कल्चर, जिसे हम खेती भी बोल सकते हैं। यानी कि हॉर्टस प्लस कल्चर, ये 2 शब्द हैं जिससे कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है, हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टस को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्यान, और कल्चर को खेती, यानी कि उद्यान विज्ञान की खेती, उद्यान की खेती, जिसमें हम उद्यान में क्या क्या बोलते हैं, हमारे फल हो गए, हमारी सब्जियां हो गई, फल फूल सब्जियां, इसको क्या कहते हैं, उद्यान। अंग्रेजी का जो गार्डन शब्द होता है, जिसे हम उद्यान कहते हैं, उसकी उत्पत्ति गिरडान से हुई है। उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गिरडान से, जिसका अर्थ है घेरना। ये गिरडान है, इसका अर्थ क्या है, घेरना। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर शब्द 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आया। जो अपना हॉर्टिकल्चर शब्द है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हॉर्टिकल्चर का बेसिक। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। 17वीं शताब्दी में इस हॉर्टिकल्चर के बारे में लोगों को पता चला था। तो इसके भी 2 वैज्ञानिक हैं, एक पीटर लोरेनबर्ग 1631 तथा एडवर्ड फिलिप्स 1678 ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जो ये 2 वैज्ञानिक है, एक तो पीटर लोरेनबर्ग और दूसरा कौन सा है, एडवर्ड फिलिप्स। ये इन दोनों ने मिलकर कौन से शब्द का प्रयोग किया था, हॉर्टिकल्चर का। किसके लिए, उद्यान के लिए। इसके बाद आता है उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कि उद्यान विज्ञान है, हॉर्टिकल्चर है, उसकी प्रमुख ब्रांच कितनी है। तो इसकी कितनी शाखाएं हैं, 4। पहली है सब्जी विज्ञान, जिसे ओलेरिकल्चर भी बोलते हैं। हमें ये हिंदी के वर्ड से ज़्यादा अपने को ये जो अंग्रेजी के वर्ड आते हैं, इंग्लिश के वर्ड आते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहली ब्रांच कौन सी है, ओलेरिकल्चर। दूसरी कौन सी है, पुष्प विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। तीसरा कौन सा है, फल विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। चौथा कौन सा है, फल एवं सब्जी परीक्षण, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये अंग्रेजी वाले नाम ही आते हैं, तो आप ज़्यादा फोकस किस पे, ये इंग्लिश वाले वर्ड हैं इन पे रखें। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे फल एवं फसलों के साधारण नाम। इसमें हम देखेंगे फलों के बारे में पढ़ेंगे और उनके साधारण नाम पढ़ेंगे कि उनको और क्या क्या बोल सकते हैं। तो इस जो मैं ये सारणी बता रहा हूँ आपको, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जेट में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका 2020 में, और सुपरवाइज़र में भी आ सकता है, तो इसे भी हमें ध्यान से पढ़ना है। और फ्रेंड्स, जो मैं ये PDF पढ़ा रहा हूँ ये अपनी राजधानी स्कूल है पचकोड़िया में, उसकी किताब से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आपको ये चाहिए, तो अगर आपको ये PDF चाहिए केवल जो मैं पढ़ाता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो वहाँ आप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे डेली क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। जो जेट में पिछले साल आए हुए सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम जो अब लगने वाली है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको वहाँ पे सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आम के बारे में। आम को और क्या क्या बोल सकते हैं, आम के और क्या साधारण नाम है। तो आम को एक तो बाथरूम फल बोल सकते हैं। बाथरूम फल क्या होता है, आम। फलों का राजा ये किसे कहते हैं, आम को। और हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, वो भी क्या है, आम। तो इसके बाद आता है केला।
नंबर 2 पे क्या आता है, केला। तो स्वर्ग का सेब किसे कहते हैं, केले को। स्वर्ग का सेब किसे कहते हैं, केले को। तो फ्रेंड्स इसमें एक कंफ्यूज करने वाला वर्ड कौन सा है, ये एक सेब। अगर ऑप्शन एग्जामिनर हमें ऑप्शन में केला दे दे, बेर दे दे, सेब दे दे और आम दे दे, तो अपन क्या करेंगे कि स्वर्ग का सेब। तो अगर हमें सेब दिख गया तो हम डायरेक्ट कौन सा आंसर टिक कर देंगे, सेब। तो इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है और याद भी करना है इनको कि स्वर्ग का सेब सेब नहीं है, ये क्या है, केला। तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो केले को और क्या कहते हैं, स्वर्ग का पेड़। स्वर्ग का पेड़ किसे कहते हैं, केले को। एडम फिग किसे कहते हैं, केले को। ट्री ऑफ विजडम और कल्पतरु किसे कहते हैं, ये सारे नाम किसके हैं, केले के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन क्या है, इसका फ्लो की रानी भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आता है नंबर 4 पे अमरूद। तो अमरूद को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। अमरूद को क्या बोल सकते हैं, और एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसके बाद नंबर 5 पे आता है बेर। बेर क्या है, गरीब का सेब। गरीब का सेब क्या है, बेर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, बेर को। और चाइनीज अंजीर क्या है, ये भी क्या है, अपना बेर। इसके बाद आता है सेब। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं, सेब को। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं, सेब को। और शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, बेर को। तो ये दोनों याद रखने हैं हमें। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, बेर को। और शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं, सेब को। इसके बाद आता है जामुन। तो जामुन का साधारण नाम क्या है और किस नाम से बुला सकते हैं इसको, इंडियन ब्लैकबेरी व जवा प्लम। इंडियन ब्लैकबेरी और जवा प्लम, ये दो नाम किसके हैं, जामुन के। इसके बाद आता है पपीता। तो पपीता का साधारण नाम क्या है, मेलन ट्री। पपीता का साधारण नाम क्या है, मेलन ट्री। इसके बाद आता है आंवला। तो आंवले के साधारण नाम क्या है, इंडियन गुंजबेरी, ये पहला नाम। मल्ला का ट्री दूसरा नाम। मीराबालन मंडरानी फैंसी फ्रूट, ये सारे नाम किसके हैं, आंवले के। इसके बाद आती है हमारी काली मिर्च। ये मसालों में आती है, फल नहीं है ये। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो फसल ये है इनके बारे में जान रहे हैं कि इनका साधारण नाम क्या है। तो काली मिर्च को क्या बोल सकते हैं, मसालों का राजा। काली मिर्च मसालों का राजा। और मसालों की रानी क्या है, छोटी इलायची। मसालों का राजा क्या है, मसालों का राजा तो क्या है, काली मिर्च। और मसालों की रानी छोटी इलायची। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है कैश्यू नट या काजू। इसके बाद आता है काजू। तो बेकार भूमि का स्वर्ण खान क्या कहलाता है, काजू। डॉलर कमाने वाली फसल क्या है, काजू। तो ये डॉलर कमाने, तो आप समझ ही सकते हैं कि काजू कितनी महंगी आती है। तो इसलिए डॉलर कमाने वाली फसल कौन सी होगी, काजू। इसके बाद आता है चाय। पेय पदार्थ की रानी क्या है, चाय। नारियल क्या है, इसके बाद आता है नारियल को और क्या बोल सकते हैं, कल्प वृक्ष क्या बोल सकते हैं, नारियल को। इसके बाद आता है फालसा क्या कहते हैं, स्टार एप्पल किसे बोलते हैं, फालसा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नारियल को क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष। और ऊपर क्या आया था, एक केले में आया था वो, ये कल्पतरु। तो इन दोनों का भी ध्यान रखना है। नारियल को तो बोलते हैं कल्प वृक्ष और केले को बोलते हैं कल्पतरु। इसके बाद आते हैं विटामिन और इसकी कमी के लक्षण व स्रोत। विटामिन कमी के लक्षण व स्रोत। तो आम की लकड़ी यज्ञ में काम आती है और केले के पौधे त्योहार और शगुन के अवसरों पर काम आते हैं। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के पुष्प देवताओं पर अर्पित किए जाते हैं। तो अब ये मत सोचना कि अपन यज्ञ हॉर्टिकल्चर पढ़ते पढ़ते यज्ञ कैसे करने लगे। तो ये क्या है कि फल वृक्षों से रिलेटेड एक लाइन है, तो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं अपन, तो ये भी साथ में आएगी। तो इसे भी ध्यान रखना। आम की लकड़ी का यज्ञ में काम आता है, केले का है वो शगुन, वो अपने त्योहारों में केले के पत्तों का काम में केले के पत्ते काम आते हैं। और जो बेल पत्र होता है जिसे बील भी बोलते हैं, वो शिव जी को चढ़ाने उसके पत्ते किसे शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। तो अब आएगी मोस्ट लाइन। ये मोस्ट लाइन है, इसे भी ध्यान से पढ़ना। प्रत्येक वयस्क को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी का उपभोग करना चाहिए।
यानी कि प्रत्येक वयस्क को, प्रत्येक एक जो जवान व्यक्ति होता है उसे डेली कितनी 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। उसे कितनी डेली कितनी 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। अब इन 300 ग्राम सब्जी में से 90 ग्राम तो जड़ों वाली सब्जी होनी चाहिए, 120 ग्राम हरी पत्तियों वाली सब्जी होनी चाहिए तथा 90 ग्राम दूसरी सब्जी होनी चाहिए। ऐसे करके ऐसे करके प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है नियमित आहार में कम से कम 20% सब्जियां होनी चाहिए। मतलब हम जितना भी डेली आहार लेते हैं उसमें से कम उस आहार का 20% क्या होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत में सब्जियों का हिस्सा 8 से 10% ही रह जाता है। भारत में सब्जियों का हिस्सा 8 से 10% ही रह जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को 130 ग्राम सब्जी मिल पाती है, जो कि विश्व के औसत 227 ग्राम से काफ़ी कम है। इसका मतलब है भारत में सब्जियों का हिस्सा 8 से 10% ही रह जाता है। यानी कि भारत में जो सब्जियां हैं वो कितनी हो जाती हैं, 8 से 10% ही रह जाती हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को 130 ग्राम सब्जी मिल पाती है। और वैसे चाहिए कितनी 300 ग्राम सब्जी, ऊपर बताया मैंने। वैसे सब्जी कितनी चाहिए प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन कितनी चाहिए 300 ग्राम, और हमें मिलती कितनी है 130 ग्राम सब्जियां मिल पाती हैं, जो कि विश्व के औसत 227 ग्राम से काफ़ी कम है। यानी कि विश्व का अगर औसत हमें निकाले, विश्व में वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जी चाहिए 227 ग्राम, ये विश्व का औसत है। और अपन ऊपर क्या पढ़े हैं, भारत। वैसे कितनी चाहिए भाई 300 ग्राम सब्जियां, और विश्व का अगर औसत से हमें पता करें, औसत से 200 ग्राम सब्जी से कितनी मिल रही है अपन को कितनी मिल रही है 130 ग्राम सब्जी मिल पाती है। इसके बाद है फल विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। जो फल है वो विटामिन के मुख्य स्रोत हैं, जो शरीर के रखरखाव व रोगरोधी क्षमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि अपने जितने भी फल हैं, अगर आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी क्या आपको नियमित फल आहार की सलाह देता है कि आप डेली सुबह उठ के 2 सेब खाइए, केले खाइए, वगैरह वगैरह फलों का हमें क्या देता है, सुझाव देता है। उससे फल विटामिन के मुख्य स्रोत है। उससे क्या है कि हमारा जो बॉडी है उसमें विटामिन के जो कमी है वो पूर्ण हो जाती है। इससे हमें रोगरोधी क्षमताओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। तो क्या है, फल विटामिन के मुख्य स्रोत हैं, जो शरीर के रखरखाव व रोगरोधी क्षमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि फल विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। अगर हमें विटामिन चाहिए तो उसके मुख्य स्रोत क्या है, फल का हमें नियमित सेवन करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे शरीर का रखरखाव रखते हैं और रोगरोधी क्षमता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फलों में पेक्टिन व सेल्यूलोज पाया जाता है। फलों में क्या पाया जाता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज पाया जाता है, जो खाना पचाने व कब्ज हटाने में सहायक होता है। यानी कि जो फलों में उपस्थित पेक्टिन व सेल्यूलोज होता है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में खाना पचाने के काम आता है वो, और जो कब्ज होती है, शरीर में कब्ज होती है, उसे भी हटाने में सहायता करता है। फलों में जो क्या सहायता करता है, फलों में उपस्थित पेक्टिन और सेल्यूलोज। इसके बाद नेक्स्ट है आहार विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। सब्जियां कितनी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सब्जियां कितनी थी 300 ग्राम, और फल कितने चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 92 ग्राम, तो फलों का सेवन करना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक दिन में 350 ग्राम आम खाने से उसकी विटामिन ए की पूरी व विटामिन सी की आधी पूर्ति हो जाती है। अगर इस लाइन का मतलब है, समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति है वो एक दिन में 350 ग्राम क्या खाता है, आम खाता है, तो उसकी बॉडी में जो विटामिन ए की मात्रा है, विटामिन ए की कमी हो रही है, वो पूरी हो जाएगी, और विटामिन सी की आधी मात्रा पूरी हो जाएगी अगर वो व्यक्ति एक दिन का कितने 350 ग्राम आम खाता है तो। इसके बाद आता है खनिज लवण। इसमें पहला है कैल्शियम। तो कैल्शियम में मानव को प्रतिदिन 0.8 से 1.2 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मानव को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 0.8 से 1.2 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है।
अब कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से ये देखिएगा। कैल्शियम का पहला स्रोत है नींबू, दूसरा फालसा, अंजीर, अमरूद, आंवला, इसके क्या है स्रोत है। यानी कि अगर हम इन फलों का सेवन करेंगे तो मानव के शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा कम है उसकी क्या होगी, पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद नंबर सेकंड है फास्फोरस। इसके बाद सेकंड है फास्फोरस, कोशिकाओं व ऊतकों की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। ये जो फास्फोरस है ये अपनी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, कोशिका व ऊतकों की बढ़ोतरी, उसकी कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, फास्फोरस। और इसकी स्रोत क्या है, चीकू, फालसा, लीची, काजू, इसके क्या है स्रोत। ये किसके स्रोत हैं, ये सारे फास्फोरस के, जो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उनकी ग्रोथ में काम आते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड है लोहा, आयरन, जिसे हम क्या आयरन भी बोल सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। जो हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो उसका मुख्य अवयव क्या है, लोहा। उसका मुख्य अवयव क्या है, लोहा। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए एक आवश्यक खनिज लवण है। तो इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से, पालक, करौंदा, खजूर, आम, अमरूद, पपीता, करौंदा इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद लोहे की 10 से 20 मिलीग्राम आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। यानी कि जो आयरन होता है उसकी 10 से 20 mg मिलीग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन आवश्यकता होती है। इसके बाद है खजूर, केला, अंगूर, अमरूद, सेब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। केला कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत है। इसमें देखो खजूर में 64 से 65, केले में 27%, अंगूर, अमरूद, सेब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जो कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण होता है, उसके स्रोत कौन कौन से, खजूर है, केला, अंगूर, अमरूद और सेब, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। और जो केला फल है उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है, केला। जो काजू, करौंदा, खजूर, कटहल प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, काजू है, करौंदा है, खजूर है और कटहल, ये किसके स्रोत है, प्रोटीन के। इसके बाद नेक्स्ट आता है अमरूद, बेर, सेब, पेक्टिन और सेलुलोज के स्रोत है। अगर हमें पेक्टिन और सेलुलोज के कमी को पूर्ण करना है तो उसके लिए किसका सेवन करना पड़ेगा, अमरूद का, बेर का और सेब का। इसके बाद नेक्स्ट है जो आंवले का प्रयोग किसमें किया जाता है, आंवला है जो उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, च्यवनप्राश बनाने के लिए। तो ये भी एक मोस्ट लाइन है। च्यवनप्राश बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग किया जाता है, आंवले का। इसके बाद है त्रिफला चूर्ण में हरडे, बहेड़ा व आंवला प्रयोग होता है। जो त्रिफला चूर्ण आता है मार्केट में मिलता है, च्यवनप्राश भी और त्रिफला चूर्ण भी। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, हरडे, बहेड़ा व आंवले का प्रयोग किया जाता है त्रिफला चूर्ण बनाने में। इसके बाद है बेल व विल्व का उपयोग पेट संबंधी विकारों में करते हैं। बेल व पपीता का उपयोग पेट संबंधी विकारों में करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी बेसिक हम कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आज करें तो ये लेक्चर कुछ काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको भी देखने में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप भी इसको देख कर बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने जितना भी आपको बताया, अगर आप ये नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की जो ग्रुप की लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ जाके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और हमें ये कुछ भी जो भी मैंने आपको बताया ये रटना नहीं है, हमें इसको क्या करना है, समझना है। और सुपरवाइजर की ऐसे तो है नहीं कि हमने रट लिया और हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि हमें ये 1 साल के लिए नहीं, 1.5 साल के लिए हमारे लाइफ टाइम काम आए। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, समझना है। और अगर आपको इसमें कुछ मोस्ट लगे तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद।